यस सर। ओके, तो तुम लोग का आज से नया चैप्टर स्टार्ट होना है ना, आयोनिक। जीओसी कंप्लीट हो गया था ना लास्ट क्लास में। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग देख लिए थे, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वो हो गया था ना। यस कार्बोकैटायन सर। का स्टेबिलिटी बता दिए थे लास्ट क्लास में। वो डिस्कस किए थे क्या हम? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाला केस। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन में सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस यस जो सर। होता है। यस चलो सर। ठीक है। उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर में एक एक जगह पे करेक्शन कर लेना तुम लोग, जहां पे एरोमेटिसिटी वाला केस बताया है ना। तो ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन है, जहां पे एक लिखाए होंगे तुम लोग को ये वाला, कि उसमें ये बताया गया था, है ना, ट्रोपाइलियम कैटायन से जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं एरोमेटिक जो कैटायन था, तो उसमें ध्यान रखना ये ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन ये जो होगा, इसके साथ 3 साइक्लिक ग्रुप अटैच्ड है, CH2+, इसका स्टेबिलिटी ग्रेटर होता है ट्रोपाइलियम कैटायन से। ट्रोपाइलियम कैटायन ये है इस तरीके से, ये हो गया ट्रोपाइलियम कैटायन। ठीक है। और ये ट्रोपाइलियम कैटायन मोर स्टेबल है किससे? ये वाले एरोमेटिक से, साइक्लोप्रोपाइल डाइनाइल, साइक्लोप्रोपिनाइल इसको बोलते हैं हम लोग, प्रोपिनाइल कैटायन। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर में एक जगह करेक्शन कर लेना। वहां पे शायद हम एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन लिखा है, तो यहाँ पे ट्राई साइक्लो हो जाएगा, 3 साइक्लिक प्रोपाइल उसके साथ अटैच होंगे। दिख रहा है जहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखे थे? हेलो, मिला ये चीज कहीं पे? सर जहाँ पे सिंगल हाँ साइक्लोप्रोपाइल है हाँ, जहां पे सिंगल था वहां पे 3 कर लेना, ट्राई साइक्लो वाला आ जाएगा। ठीक है, यस सर। दिखा सबको? हिमांशु, यस सर। सिंगल वाला साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन का स्टेबिलिटी इससे ज्यादा नहीं होगा, ट्राई साइक्लो होगा तभी उसका स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होता है ट्रोपाइलियम कैटायन से। समझ रहे हो बात? ठीक है, लिख लिया ना ये सब लोग, करेक्शन कर लिए? सिंगल अगर रहेगा तो ये दोनों से कम होगा सर। हाँ, सिंगल वाले का ये दोनों से कम रहता है। ठीक है, यस सर। चलो कर लिया हो ना सब लोग? जहां पे ये लिखाया गया था वहां पे ट्राई साइक्लो कर लेना, वहां पे सिंगल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन हम लिखा है तो उसको ट्राई कर लेना, 3 बना लेना वहां पे। चलो, तो ये करेक्शन था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आयोनिक वाले पार्ट से। आयोनिक इक्विलिब्रियम हेडिंग डाल लो तुम लोग। आयोनिक इक्विलिब्रियम, वापस से फिर से फिजिकल में हम लोग आ गए। तो इक्विलिब्रियम में हम लोग जब स्टार्ट किए थे इक्विलिब्रियम फेनोमेनन, तो वहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या पढ़े थे? इक्विलिब्रियम जब भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए कि हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। जब तक रिएक्शंस जो है दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होगा, तब तक इक्विलिब्रियम का कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या था? केमिकल स्पीसीज के बारे में हम लोग पढ़े, वहां पे मॉलिक्यूल्स के बारे में स्पेशली पढ़े। मॉलिक्यूल्स हो गया, या फिर कैसे इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें लीच एटलियस प्रिंसिपल पढ़े। लीच एटलियस प्रिंसिपल में हम लोग क्या क्या देखे थे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, मतलब चेंज करेंगे ये सारे कंडीशंस तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस भी आया। ठीक है, तो इनर्ट गैस ऐड करने पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो सारा चीज वहां पे हम लोग। तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम भी पढ़े थे हम लोग, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम भी पढ़े थे। हेट्रोजेनियस मतलब क्या हुआ? स्पीसीज जो है अलग अलग फेसेस में है। तो वो सारा केसेस हम लोग वहां पे किए थे। क्वेश्चंस बना लिए हो ना तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का? क्वेश्चंस यस सर। बनाए हो?
शायद इस टेस्ट में तुम लोग का केमिकल इक्विलिब्रियम भी रहेगा, ठीक है, सिलेबस तो मिल ही गया होगा, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आयनिक जो टर्म आ गया, तो आयनिक में यहाँ पे बेसिकली हम लोग आयंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, आयंस के बारे में, या वैसे सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो आयंस बना सकते हैं। तो उस टाइप के सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर ब्रॉडली हम लोग बात करें तो किसी भी सब्सटेंस को हम लोग दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया वैसा सब्सटेंस जो कि आयंस नहीं बना सकता है, और इलेक्ट्रोलाइट जो कि आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेंगे वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगा, तो इसमें देखेंगे हम लोग मॉलिक्यूल्स बेसिकली रहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस कर चुके हैं, वैसे सब्सटेंस जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट वाले सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ही वैसा सब्सटेंस है जो कि आयन देगा, जो आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप्स के होते हैं, इसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हुआ, जो कि पूरा पूरा आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, पढ़े हो ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसको बोलेंगे, जो कि पूरा पूरा आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। मतलब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हम लोग बात करेंगे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोल दो, जिसको अल्फा से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंप्लीटली आयोनाइज मतलब ये नियरली 100% होना चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज अल्फा इसका 100% होगा, और अल्फा जो है ये नियरली 1 के आसपास होना चाहिए, समझ गए। तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वैसा सब्सटेंस, वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली आयोनाइज होता हो। तो पार्शियल अगर आयोनाइजेशन होगा तो इसका अल्फा देखोगे 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग तीन टाइप के सब्सटेंसेस के बारे में डिटेल में करेंगे, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट। तो बेसिक तुम लोग इसका सबका 10th 9th 10th में पढ़ के आए ही हो, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट, समझ रहे हो ना। ये चैप्टर तो था तुम लोग का, शायद 9th 10th में पढ़े हो ना इसके बारे में। थ्योरेटिकल चीजें वहां पे पढ़ के आए हो, यहाँ पे हम लोग इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे यहाँ पे पीएच का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। सारे केसेस में, एसिड के केस में पीएच कैसे निकलता है, बेस में कैसे, सॉल्ट में फिर सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, तो वो सारा चीज हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बहुत सारे फॉर्मूलेज देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, जैसे इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा दो टाइप्स का होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो उसी तरीके से ये तीनों सब्सटेंसेस जो है, एसिड, बेस और सॉल्ट, तो सॉल्ट तो जनरली वो क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी सॉल्ट को पानी में डालोगे तो अपने आयंस में टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है। तो सॉल्ट जनरली जो है, जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल हो जाता है, जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन एसिड और बेस को हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइड कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पढ़े हो ना, बहुत सारे एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और बहुत सारे एसिड्स जो है वो वीक एसिड की तरह रहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एग्जांपल दे सकते हो तुम लोग, किस टाइप के एसिड्स को स्ट्रॉन्ग बोलेंगे हम लोग, एग्जांपल बताओ। HCl। हाँ, जनरली इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, जनरली, क्योंकि सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स एसिडिक नहीं होते हैं। तो HCl हो गया, ये सब पढ़े होगे, मोस्ट कॉमन एसिड्स हैं। H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कैटेगरी में आते हैं। HClO4 हो गया। तो ये सब कुछ कुछ एसिड्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कैटेगरी में आते हैं। वीक एसिड्स की अगर हम लोग बात करें तो वीक एसिड्स का एग्जांपल बताओ फटाफट। कार्बोनिक एसिड, एसेटिक एसिड। हाँ, कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3, एसिटिक एसिड हो गया फॉर्मिक CH3COOH, एसिड। फॉर्मिक एसिड हो गया HCOOH, ठीक है। H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। H3PO3, फॉस्फोरस एसिड हो गया। H2S,
ठीक है। H2C2O4 ये ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड याद आया तुम लोग को, 2 COH अभी बताए थे रिसेंटली एसिडिक स्ट्रेंथ में, है ना। यस सर। तो ये सारे वीक, जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग जनरली बोलते हैं वीक एसिड्स होता है। ठीक है, अगर उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो जनरली वो वीक की तरह बिहेव करेगा। तो ये सारे वीक एसिड्स के कुछ कुछ एग्जांपल हो गए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, जिस जो 100% आयोनाइज हो जाए। इनका अल्फा देखोगे नियरली 100% के आसपास रहता है। वीक एसिड में ये पार्शियली आयोनाइज होंगे। ठीक है। अरे यार स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। एक मिनट रुकना। अभी दिख रहा है स्क्रीन? तो स्ट्रॉन्ग एसिड में देखोगे अल्फा नियरली 100% हो जाएगा और कंप्लीटली आयोनाइज होता है। वीक एसिड में क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियली आयोनाइज होता है। ठीक है। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस बता सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल? स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ, जितने भी अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो सारे स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक हो जाता है। तो ये LiOH को छोड़ के बाकी जितने अल्कली मेटल्स का हाइड्रोक्साइड ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस में आ जाएंगे। KOH, RbOH, CSOH। ठीक है। इसके बाद BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जनरली एग्जांपल हो गए स्ट्रॉन्ग बेसिस के। ऐसे में अगर वीक बेस की बात करें तो वीक बेसिस का एग्जांपल बताओ। NH4OH। हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया NH4OH। और इसके अलावा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH को जनरली हम लोग स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में ही बोल सकते हैं, वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। MgOH होल ट्वाइस, जैसे ये वीक में आ जाता है। MgOH को हम लोग वीक बोल सकते हैं यहाँ पे। और वीक बेसिस में जनरली ये सब आ जाएगा हमारा, जितना भी अमीन्स देखे थे ना हम लोग, अल्काइल अमीन्स, RnH2, क्योंकि वो बेसिक नेचर शो करता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो RnH2 ये जो होगा वीक बेस की तरह बिहेव करता है। तो अमीन्स आ गया, या फिर एरोमेटिक अमीन कर दिए हम लोग। एनिलीन जो होता है बेंजीन के साथ NH2, ये भी एक वीक बेस के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारा अल्काइल अमीन्स या फिर एरोमेटिक अमीन्स, ये सारे वीक बेसिस के कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे वीक बेस के जनरली एग्जांपल्स हो गए। तो स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ भी वही चीज, जो 100% आयोनाइज हो जाए वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। वीक बेस पार्शियली आयोनाइज होगा। ठीक है। तो एसिड बेस को तो हम लोग इन स्ट्रॉन्ग और वीक में क्लासिफाई कर लेते हैं। सॉल्ट्स के केस में क्या होता है, सॉल्ट्स जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि किसी भी सॉल्ट को अगर उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे या मॉल्टन स्टेट में अगर करोगे तो वो अपने आयंस में टूट ही जाता है। तो जनरली हम लोग बोलते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव करता है। तो ये तो इनके बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग, वीक, एसिड्स के बारे में, फिर बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। अब बताना, ये जो इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट में कौन सा स्पीसीज इन्वॉल्व होगा, स्ट्रॉन्ग स्पीसीज इन्वॉल्व होगा या वीक स्पीसीज इन्वॉल्व होगा, बताओ तो। इक्विलिब्रियम कौन बनाएगा? स्ट्रॉन्ग वीक वाला। स्पीसीज, वीक वाला। क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग को बता चुके हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए। अब रिवर्सिबल होने के लिए दोनों डायरेक्शन में चलना चाहिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में। अब स्ट्रॉन्ग वाला जो स्पीसीज होगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर ले लो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मान लो हम लोग HCl ले लिए, इसको अगर पानी में डालोगे, एक्वा सॉल्यूशन अगर हम लोग बना लिए, तो ये क्या होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा क्या? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है हमको पता है, तो ये पूरा पूरा अपना आयंस में ब्रेक कर जाएगा ना H+ और Cl- में। ये कभी भी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो 100% डिसोसिएट कर गया, अल्फा नियरली 100% हो गया यहाँ पे। तो ये बैकवर्ड में शिफ्ट होगा क्या ये रिएक्शन, बताओ तो। बैकवर्ड शिफ्ट होने का इसका कोई चांसेस है क्या, बोलो। नो सर। नो सर। तो अगर ये बैकवर्ड जा ही नहीं रहा, ये हमको पता है कि जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे, स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं, तो थियोरेटिकली हम लोग बोल दे रहे हैं कि वो 100% टूट गया अपने आयंस में। तो अगर 100% टूट गया तो वो वापस तो वो स्पीसीज नहीं बन सकता है ना, बैकवर्ड में वो शिफ्ट नहीं हो सकता है।
तो इसलिए स्ट्रॉन्ग के केस में, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिस के केस में देखोगे कोई भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता है। इक्विलिब्रियम जब भी स्टैब्लिश होगा ये वीक एसिड्स या बेसिस के केस में ही इक्विलिब्रियम बनेगा। तो हम लोग ये जो पूरा इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो हम लोग अप्लाई किसके लिए करेंगे, वीक एसिड्स के लिए या वीक बेसिस के लिए। समझ रहे हो बात? ठीक है, स्ट्रॉन्ग में कभी भी इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। अब स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। ये बेसिक है, ये तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ के भी आए होगे और थोड़ा बहुत सबको पता भी होगा। तो जैसे 2-3 कॉन्सेप्ट्स होता है एसिड बेस का, 3 कॉन्सेप्ट बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। पहला तो तुम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ ही रखे होगे, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस वाला तो 9th-10th में शायद रहता है ना, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़े हो या नहीं? हेलो, इसको हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस का जो डेफिनेशन है एसिड्स और बेस के लिए पढ़ रखे हो ना तुम लोग? बताओ। Yes, sir. आर्हीनियस क्या बोला था? आर्हीनियस का स्टेटमेंट क्या था? एसिड्स वैसा सब्सटेंस होगा जो कि H+ आयन प्रोड्यूस करेगा किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। यही तो स्टेटमेंट था। तो ऐसे किसी वैसा सब्सटेंस जिसको कि तुम एक्वस सॉल्यूशन बनाओ उसका, तो अगर H+ आयंस मिल रहा है हमको, हाइड्रोनियम आयंस मिल रहा है, H+ बोल दो या फिर H3O+ बोल दो, बात बराबर ही है। क्योंकि H+ जो है वो एक्सेस ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, ये H3O+ हाइड्रोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वैसा सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन आयंस देगा या हाइड्रोनियम आयंस देगा इन एक्वस सॉल्यूशन। और बेस के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था? बेस के बारे में आर्हेनियस का स्टेटमेंट क्या था? which produces OH-। हाँ, बेस वैसा सब्सटेंस होगा जो कि एक्वस सॉल्यूशन में OH- प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी तुम लोग पढ़ के ही आए हो। दूसरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अलावा, ये होता है ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। ये भी थोड़ा बहुत तुम लोग को बताए थे, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। अब ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इसमें देखो, इसमें सॉल्वेंट का जरूरत नहीं होता है। ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में सॉल्वेंट का प्रेजेंट होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जैसे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में सॉल्वेंट का प्रेजेंट होना कंपलसरी था ना, हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में एक्वस सॉल्यूशन में ही दोनों सब्सटेंस डिफाइन होता है। यस और नो बताओ? एक्वस सॉल्यूशन बनाए थे तभी तो वो स्टेटमेंट आया था कि एसिड वैसा सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस देगा, बेस वैसा सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- देगा। तो आर्हेनियस का है, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था, वहां पे सॉल्वेंट का प्रेजेंट होना, वाटर का प्रेजेंट होना जरूरी था। ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में सॉल्वेंट का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। इसके अकॉर्डिंग एसिड्स जो है इसको बोला जाता है प्रोटॉन डोनर्स, कि एसिड्स वैसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनेट करेगा। अब प्रोटॉन किसको बोलते हैं हम लोग? प्रोटॉन किसको बोला जाता है? H+ को ही बोला जाता है, H+ आयन को। यस और नो? क्योंकि H+ हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जब वो लूज कर देगा तो सिर्फ एक प्रोटॉन ही तो बचा हुआ रहेगा। तो एसिड्स ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स वैसा स्पीसीज है जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। और बेस वैसा कॉन्सेप्ट है, सॉरी, बेस वैसा सब्सटेंस होगा इसके अकॉर्डिंग जो क्या करेगा बताओ? प्रोटॉन क्या बोलते हैं इसको Accept। हम लोग? प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स जो है H+ को जो एक्सेप्ट कर सकता है वो बेस हो जाएगा। तो H+ डोनेट करने के लिए उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए उस सब्सटेंस के अंदर। और बेस जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होगा, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर किस टाइप के स्पीसीज को बोलेंगे? जिसके पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए ना उस प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए, तभी तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। समझ रहे हो बात? हेलो। जैसे अमोनिया जो हो गया, अमोनिया जैसे यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड का बेस हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, हमको पता है। और जैसे ही इसके पास H+ आएगा, ये अपना लोन पेयर इस H+ को डोनेट करेगा और ये NH4+ हाइड्रोनियम, ये सॉरी, ये क्या बना लेगा? अमोनियम आयन यहाँ से बना लेता है।
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके ये इस तरीके से अमोनियम आयन बना लिया। तो यहाँ पे अमोनिया किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह, प्रोटॉन को वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। बिना इलेक्ट्रॉन पेयर का डेंस, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं प्रेजेंट है तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये ब्रॉन्स्टेड का डेफिनेशन है एसिड और बेस के लिए। अब ब्रॉन्स्टेड में हम लोग इसमें एक और साइंटिस्ट इन्वॉल्व था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी बोलते हैं, LOWRY। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट भी इसको बोला जाता है। ये दो साइंटिस्ट मिलके ये चीज फ्रेम किया था। अब इसी में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये जो तुम लोग को लास्ट क्लास में बताए थे, या GOC में तुम लोग को बताया था ना, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर याद है? बोलो। हेलो। Yes, sir. क्या बताया गया था बताओ, कौन बताएगा? हिमांशु तुम बताओ, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। भूल गए सब? हेलो, Yes, sir. भूल गए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? अरे बताओ जल्दी से। देखो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में क्या था, एसिड्स वैसा सब्सटेंस है जो कि H+ लूज करेगा, H+ लूज करेगा या फिर प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। तो एसिड्स अगर H+ लूज करेगा तो H+ लूज करने के बाद ये क्या बना लेगा, जो भी स्पीसीज बचा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे ना। कॉन्जुगेट बेस प्लस H+ इससे निकल गया बाहर। ये चीज नहीं बताए थे तुम लोगों को? Yes, sir. चलो, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर हम लोग HCl की बात करें, तो HCl अगर H+ लूज कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, बचेगा क्या, Cl- बच जाएगा। तो Cl- इस एसिड का क्या हो गया, ये कॉन्जुगेट, ये जो एसिड है हमारा Cl- इस एसिड का हो गया कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है, तो यही होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। यहाँ पे HCl और Cl- ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर बना रहा है। ठीक है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाएंगे, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट पेयर बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट तुम लोग को बताया था, जो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर्म्स वीक कॉन्जुगेट। समझ रहे हो बात? जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट जो होगा ना वो वीक होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस ले रहे हैं तो उसका जो भी कॉन्जुगेट बन रहा होगा वो वीक होगा, और एट द सेम टाइम अगर हम लोग वीक एसिड या बेस लेंगे तो उसका जो कॉन्जुगेट बन रहा होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे ये बताना, HCl हमारा किस कैटेगरी में आता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आता है। HCl अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा होगा, ये कॉन्जुगेट बेस वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा बताओ। Cl- जो कॉन्जुगेट बेस है ये वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? वीक। वीक। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो यहाँ पे जो Cl- है ये हमारा वीक कॉन्जुगेट। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, वीक एसिड लोगे उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और उसी तरीके से बेस में भी अप्लाई होगा। तो बेस बेस जो है H+ एक्सेप्ट करने के बाद, कोई भी बेस अगर लिए, मान लो ये H+ एक्सेप्ट कर लिया, तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीसीज बचा हुआ रह जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर हम लोग वीक बेस लिए हैं तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। जैसे मान लो NH3 है, तो NH3 अगर एक H+ को एक्सेप्ट किया तो ये बनाता है NH4+ अमोनियम आयन। तो NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस में आता है या वीक बेस की कैटेगरी में आता है? वीक बेस है ये अमोनिया, है ना? अमोनिया वीक बेस का ही एग्जांपल है ना। Yes, sir. तो वीक बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा, ये जो कॉन्जुगेट एसिड है इसका, ये कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा बताओ। Strong कॉन्जुगेट है. एसिड जो बन रहा है ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग।
स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज नोट करके लिख लेना कि स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का जो कॉन्जुगेट होगा वो वीक होगा, एंड वाइस से वर्सा, उसी चीज को से उल्टा करके लगा देना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? बेसिक है ये सारा चीज। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो? सर HCl और Cl माइनस को कंजुगेट पेयर बोलते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हुआ या नहीं वो दोनों? HCl एसिड हो गया, Cl माइनस उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। चलो ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन भी तुम लोग को ये दिए थे, जैसे एक क्वेश्चन भी कराए थे तुम लोग को, HS माइनस जैसे एक स्पीसीज दे देगा तुमको, अब इसका बताया जाएगा तुमको, इसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बताओ तो क्या होगा? ये कराए थे ना, याद है तुम लोगों को? इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाएगा और कॉन्जुगेट बेस पूछा जाएगा, बताओ तो। कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड, बोलो फटाफट बोलता ना। कॉन्जुगेट बेस इसका क्या हो जाएगा? H2 minus. S2 माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। चलो ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा इसका? H2S। H2S। क्योंकि अगर कॉन्जुगेट एसिड पूछा गया है तो इसको तुमको बेस की तरह बिहेव कराना होगा, कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है तो उसको एसिड की तरह बिहेव कराना होगा। तो इस टाइप के स्पीसीज, ये HS माइनस टाइप का स्पीसीज जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग एक टर्म बोलते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। ठीक है, ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज क्या होता है? वैसे स्पीसीज जो कि विच कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट प्रोटॉन, विच कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट प्रोटॉन्स या फिर H+। तो इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बोलते हैं, जो कि H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है और H+ डोनेट भी कर सकता है, जैसे ये HS माइनस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे एसिड्स के टर्म में तुम लोग, एसिड्स के केस में एक टर्म सुने होंगे बेसिसिटी। बेसिसिटी याद है? एसिड्स के लिए हम लोग बेसिसिटी यूज करते हैं। किसको बोलते हैं हम लोग बेसिसिटी? Number of ionizable H+। हाँ, नंबर ऑफ, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयंस। ये आयोनाइजेबल टर्म इंपॉर्टेंट है कि एसिड्स में कितने आयोनाइजेबल H+ आयंस प्रेजेंट हैं, H+ आयंस प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, उसको हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं। आयोनाइजेबल, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स से उसका बेसिसिटी नहीं निकालना कभी भी, कितने हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में निकल सकते हैं, आयोनाइज हो सकते हैं, उसको हम लोग बेसिसिटी में काउंट करते हैं। जैसे मान लो HCl का अगर तुमसे पूछा जाएगा बेसिसिटी क्या होगा, बताओ बेसिसिटी क्या हो जाएगा HCl का, बोलो। 1। 1. 1, एक आयोनाइजेबल H+ आयंस है। H2SO4 का बेसिसिटी अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 2। 2, दो आयोनाइजेबल H+ आयंस है। H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का बेसिसिटी क्या हो जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड भूल गए?
ये तो ऐसा होता है ना, COOH और COOH। क्या होगा इसका बेसिसिटी? कितने आयोनाइजेबल H प्लस आयंस हैं? 2. 2। साफ साफ दिख रहा है, ये जो ये एक H प्लस यहाँ से निकल सकता है, दूसरा H प्लस यहाँ से निकल सकता है, तो आयोनाइजेबल H प्लस आयंस यहाँ पे 2 हो गए, तो बेसिसिटी इसका 2 हो गया। चलो नेक्स्ट बताना, H3PO4 का बेसिसिटी क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड का? कितने आयोनाइजेबल H प्लस आयंस हैं यहाँ पे H3PO4 में? 3. 3, तो बेसिसिटी इसका हो गया 3। अब इसी से रिलेटेड 2-3 एसिड्स होता है, 2 एसिड्स। चलो H3PO3 ले लेते हैं, फॉस्फोरस, और H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस। अब इन दोनों में बताना, हाइड्रोजन एटम तो सब में 3 ही है, H3PO3 का बेसिसिटी कितना होगा? 2. 2. इसका बेसिसिटी होता है 2, और H3PO2 का बेसिसिटी 1. 1. 1। अब देखो, अगर तुम लोग टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से काउंट करते बेसिसिटी, तो फिर सब में 3 ही हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो सबका 3 ही होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट में आयोनाइजेबल H प्लस आयंस। तो ये कैसे आता है, ये इसके स्ट्रक्चर से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। H3PO4 का स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, ये बताए भी थे शायद, H3PO4 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये OH, ये OH और ये OH, ये H3PO4 है। तो यहाँ पे आयोनाइज कौन सा हाइड्रोजन होगा, जो कि ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, तो 3 H प्लस आयंस दे देगा ये। लेकिन H3PO2 में क्या हो जाएगा, सॉरी H3PO3 पहले देख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 ही OH होंगे, और एक जो है डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच्ड होगा, तो यहाँ पे ये 2 H प्लस आयंस ही आयोनाइज कर सकता है, इसलिए इसका बेसिसिटी हो गया 2। और H3PO2 वाले में देखोगे, P डबल बॉन्ड हो, ये OH यहाँ पे 2 इस तरीके से हो जाएगा, तो एक ही H प्लस आयंस जो है ये आयोनाइज कर सकता है, 1 H प्लस आयंस। ठीक है, तो इसलिए इसका बेसिसिटी डिफर कर रहा है, समझ गए? अब जैसे मान लो H3PO4 अगर लिए, तो H3PO4 देखोगे, ये एसिड है हमारा। अब इससे एक बार में H प्लस 3 H प्लस इससे निकलेंगे, तो एक बार में अगर एक H प्लस निकाले हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा, H2PO4 माइनस। फिर दूसरे स्टेप में हम लोग क्या किया, इसका दूसरा H प्लस निकाले, तो ये क्या बन जाएगा, HPO4 2 माइनस। अब इसके बाद तीसरा हम लोग H प्लस निकाले, तो ये क्या बन जाएगा, PO4 3 माइनस। तो यहाँ पे देखना, ये जो ये H3PO4 तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये तो पूरा एसिड है, और PO4 3 माइनस जो है, ये क्या हो गया, बेस हो गया, क्योंकि अब इसके पास कोई H प्लस डोनेट करने के लिए नहीं बचा, H प्लस लूज करने के लिए नहीं बचा है, तो ये बेस की तरह ही बिहेव करेगा, अब एसिड तो नहीं कर सकता है वो। अब बीच में जो ये 2 स्पीसीज हैं, ये दोनों स्पीसीज किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, एम्फीप्रोटिक हो जाएगा या नहीं, बताओ? क्योंकि ये सारे स्पीसीज क्या हैं, H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और H प्लस लूज भी कर सकते हैं, तो इसलिए इन्हीं सब स्पीसीज के लिए हम लोग एम्फीप्रोटिक स्पीसीज यूज करते हैं। समझ आया बात? क्लियर है ये चीज? यस और नो? Yes, sir. चलो इसमें बताना, तो H3PO2 में, इसमें कोई एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बनेगा? अगर इसको एसिड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसमें कोई एम्फीप्रोटिक स्पीसीज आएगा या नहीं? H3PO2 में कोई एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बनेगा बीच में या नहीं बनेगा? No, sir. नो सर। सही, क्योंकि इसका बेसिसिटी हमको पता है 1 ही होता है, तो ये मैक्सिमम एक ही H प्लस को लूज कर सकता है, तो अगर ये एक H प्लस लूज कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, H2PO2, और इस पे -1 आ गया। अब ये H2PO2 और फर्दर H प्लस को लूज नहीं कर सकता है, ये समझ गए बात? तो इसलिए ये अब और फर्दर H प्लस को अगर लूज नहीं कर सकता है, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये H प्लस अब लूज ही नहीं कर सकता, अब H प्लस सिर्फ एक्सेप्ट ही करेगा वो, तो वो बेस हो गया।
तो ये अगर एसिड है हमारा तो वो क्या हो गया, दूसरा स्पीसीज जो बना है वो बेस हो गया। तो बीच में कोई भी एम्फीप्रोटिक स्पीसीज यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट। तो ये अगर एसिड है तो इस एसिड का ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। समझ गए बात? इस एसिड के लिए ये क्या बन गया यहाँ पे, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? यस और नो? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में हम लोग ऑलरेडी इन सब के बारे में पढ़े, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट पे हम लोग जाते हैं, ये होता है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। सुने हो ये? लुईस एसिड, लुईस बेस किसको बोलते हैं? लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तब इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट था। तो इसके अकॉर्डिंग जो एसिड है ना, एसिड को डिफाइन किया गया इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, कि एसिड्स वैसा स्पीसीज हो गया जो कि विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो वैसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, उसको हम लोग एसिड्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले स्पीसीज कौन कौन से हो जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले स्पीसीज वैसे होंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो इलेक्ट्रॉन का कमी है तो किसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है? सबसे पहले तो कैटायंस, क्योंकि जो भी कैटायंस फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉन लूज करके ही बनता है ना। तो इलेक्ट्रॉन लूज करके अगर बन रहा है तो उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं वो, जैसे H+ हो गया। अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। समझ रहे हो बात? कि वैसा कैटायन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा जिसके पास ऑर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए ऑर्बिटल्स भी तो होना चाहिए ना। समझ रहे हो बात? हेलो? यस सर। यस। ठीक है, तो कैटायंस इसमें सबसे पहले आ जाएगा। कैटायंस तो H+ हो गया, Cu2+ हो गया, Fe2+ हो गया। इन सभी, ये सभी कैटायंस जो हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं और इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे कैटायंस हैं इस तरीके से जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होगा। दूसरा स्पीसीज हम लोग बोल सकते हैं लुईस एसिड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हम लोग किसको बोलते हैं? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है जिसका। तो बहुत सारे स्पीसीज ऐसे होते हैं जो बॉन्डिंग करने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है उनका, तो उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो अगर उनको कहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस टाइप के स्पीसीज, जैसे कि बहुत सारे केमिकल बॉन्डिंग में एग्जांपल भी पढ़े हो तुम लोग, BeCl2 हो गया, BF3 हो गया, B2H6 डाइबोरेन, या फिर BH3। ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। कहीं से अगर इनको इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। पढ़े हो ना ये सब स्पीसीज के बारे में? ऑक्टेट इनका इनकम्प्लीट है तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो आता है इसमें, तीसरा हम लोग बात करते हैं कि स्पीसीज वेयर central atom has vacant d orbital, where central atom has vacant d orbitals। मतलब बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि स्पीसीज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट भी है लेकिन उसके सेंट्रल एटम के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके अपने वैलेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं, तो उनको एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं हम लोग। याद है एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स? ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो तुम लोग। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने वैलेंसी को एक्सपैंड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, सेंट्रल एटम जो होगा उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आसानी से उस डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। एग्जाम्पल बता सकते हो तुम लोग? बताओ तो, अभिषेक तुम बताओ। एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल या एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल, बताओ तो। हेलो अभिषेक प्रजापति, नहीं आवाज आ रहा है इसको। हिमांशु, हेलो हेलो। यस सर। एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल का एग्जांपल बताओ, कोई भी बताओ, किसी को भी पता है? सर SF6। PCl5। हाँ, PCl5 हो गया, PCl3 हो गया, इस तरीके से है। ठीक है, PCl3 के पास तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला आ जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग करने के बाद भी इसके पास, चलो इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं है, इसके पास एक लोन पेयर भी तो है। तो PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, SF4 हो गया, SF6 हो गया। ये सारे मॉलिक्यूल पढ़े हो ना तुम लोग? इन सब मॉलिक्यूल के पास क्या है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट या ऑक्टेट से ज्यादा भी है, लेकिन फिर भी इसके पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे PCl5 जो है एग्जांपल, यहाँ पे देखो ऑलरेडी बॉन्डिंग करने के बाद इसके आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है, लेकिन फिर भी ये PCl5 जो है Cl- के साथ बॉन्ड बना के इस तरीके से PCl6 बना लेता है, PCl6। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जनरली ये 3 टाइप के स्पीसीज जो है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इन 3 टाइप के स्पीसीज को हम लोग लुईस एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो लुईस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये सारे स्पीसीज जो हैं एसिड्स कहलाएंगे। अब इन्हीं से उलट एक कॉन्सेप्ट होता है लुईस बेसिस के लिए। तो लुईस बेस ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, लुईस बेसिस। तो एसिड्स वैसे स्पीसीज थे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा था, बेस वैसे स्पीसीज होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, बोलो। डोनेट। डोन तो विच बेसिस वैसे स्पीसीज हैं विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में किस टाइप के स्पीसीज के पास होते हैं? पहला तो एनायंस हो गया, एनायंस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, एक्सेस में रहता है, जैसे Cl-, Cn-, CH3COO-, इस तरीके से O2-। ठीक है, सारे एनायंस जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेस में प्रेजेंट होता है। और दूसरा वैसा स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज नहीं भी होता है, अनचार्ज्ड स्पीसीज, स्पीसीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बहुत सारे अनचार्ज्ड स्पीसीज भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब जो वैसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे मान लो NH3, अमोनिया के पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, RNH2। ये सारे स्पीसीज देखो लुईस बेसिस की कैटेगरी में आ जाएंगे, बॉन्डिंग करने के बाद भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। एनिलीन हो गया, बेंजीन के साथ NH2 है, तो ये सारे स्पीसीज जो है लुईस बेसिस के कैटेगरी में आ जाएगा। पिरिडीन हो गया, C5H5N। ठीक है, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये सब वीक बेसिस में बेसिकली आते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो इस टाइप के स्पीसीज को जनरली हम लोग लुईस बेसिस के कैटेगरी में रखते हैं। तो लुईस एसिड, लुईस का कॉन्सेप्ट यही था एसिड के लिए
वैसा स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, बेस वैसा स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। समझ आया ये चीज? हेलो? यस सर। चलो, अगर समझ आ गया तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को। इसमें कुछ कुछ स्पीसीज हम दे रहे हैं। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, NH3 हो गया, BF3 हो गया, PCl5 हो, Cl माइनस हो गया, Na प्लस। Na प्लस चलो हटा देते हैं। Cl माइनस हो गया, Fe2 प्लस हो गया, NaOH हो गया। ठीक है, इन सब स्पीसीज को तुमको क्लासिफाई करना है ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। आर्हेनियस एसिड, आर्हेनियस एसिड में कौन कौन सा ये आ जाएगा? आर्हेनियस बेस, उसी तरीके से ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, और लास्ट में लुईस एसिड और लुईस बेस। करो तो। हो गया? हेलो, जल्दी बताओ। आर्हेनियस एसिड में कौन कौन सा आ जाएगा बताओ। हेलो, आर्हेनियस एसिड में कौन कौन सा आ जाएगा? HCl, HCl बस? H2SO4। H2SO4। अच्छा, HCl और H2SO4, और भी कुछ आएगा? चलो, आर्हेनियस बेस में बताओ। NH3, आर्हेनियस बेस है NH3। NaOH। NaOH। NaOH, NaOH। चलो, ब्रॉन्स्टेड एसिड में बताओ। ब्रॉन्स्टेड एसिड में HCl and H2SO4। HCl H2SO4। ब्रॉन्स्टेड में क्या बोला गया कि वैसा स्पीसीज जो कि H प्लस को कंटेन कर रहा है, तो उसको हम लोग जो कि H प्लस को लूज कर सकता है, तो वो ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया। तो HCl भी H प्लस को लूज कर सकता है, H2SO4 भी लूज कर सकता है, तो ये दोनों इस पे आ गए। ब्रॉन्स्टेड बेस में N NH3। NH3। NaOH है क्या ब्रॉन्स्टेड बेस? बताओ। NaOH ब्रॉन्स्टेड बेस का एग्जांपल है या आर्हेनियस बेस का है? आर्हेनियस बेस का। आर्हेनियस का, ये ब्रॉन्स्टेड में नहीं आएगा। चलो, लुईस में बताओ। लुईस एसिड में क्या क्या आ जाएगा? लुईस में किसको रख रहे हो? BF3 PCl5 Fe2 प्लस। BF3 PCl5 और क्या आ जाएगा? Fe2 प्लस। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं।
तो इनको लुईस एसिड में, लुईस बेस में Cl माइनस। Cl माइनस, ठीक है, और NH3। NH3। यहाँ पे एक चीज देखना, ब्रॉन्स्टेड बेस में तुम लोग Cl माइनस को क्यों नहीं रखे? ब्रॉन्स्टेड बेस में Cl माइनस को क्यों नहीं रखे, बता सकते हो? Cl माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन समझ आया? नो सर, नहीं करेगा एक्सेप्ट। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? Cl माइनस ये H प्लस को एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा, रीजन बताओ। कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है इसमें। कंप्लीटली आयोनाइज होता है, ये कभी भी इसके साथ कंबाइन करके HCl वापस बनेगा क्या? HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, समझ रहे हो? यस। तो ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट होगा, बैकवर्ड में ये शिफ्ट नहीं होना चाहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, वो हमेशा आयोनाइज ही होना चाहेगा, कभी भी वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चलेगा। तो इसलिए इस हम लोग बोल सकते हैं कि H प्लस को एक्सेप्ट करके Cl माइनस जो है वो H प्लस को एक्सेप्ट करके HCl नहीं बना सकता है, इसलिए इसको हम लोग ब्रॉन्स्टेड बेस के कैटेगरी में नहीं रखे हैं। समझ गए ये चीज? इसलिए Cl माइनस किस में आ जाएगा, हमारा लुईस बेस में आ जाएगा, और NH3 भी लुईस बेस में आ गया। ब्रॉन्स्टेड बेस में भी था NH3 और लुईस बेस में भी था। ठीक है, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? अब बोलेगा ही नहीं कोई। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब इसमें। अब कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा थ्योरेटिकल चीज था, एसिड बेस का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं एक, इस चैप्टर में जो टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, जैसे एसिड्स है तो एसिड्स के लिए यूज करेंगे हम लोग Ka फॉर एसिड्स, और बेस के लिए हम लोग बात करेंगे Kb फॉर बेसिस। ठीक है, अब पहले ही तुम लोग को बता चुके हैं कि इसमें जितना भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, ये सभी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा वीक कंपोनेंट्स के लिए, आइदर वो वीक एसिड हो या वीक बेस हो। तो हम लोग एसिड का केस पहले ले रहे हैं, कोई भी एसिड ले लो, जैसे Ha ले लिए, तो Ha हमारा वीक एसिड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग। एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये कैसा इक्विलिब्रियम बनाएगा, H प्लस ये लूज किया और A माइनस, है ना, H प्लस और A माइनस एक्वस। तो इसका जब इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखते हैं हम लोग, तो K क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ha और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ठीक है, अब H2O यहाँ पे लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में हम लोग प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन एज्यूम करते हैं क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में? बोलो, प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन इंक्लूड करते हैं हम लोग? नो सर। केमिकल नहीं करते हैं, तो इस ये H2O का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसका कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत चेंज भी हो रहा होगा, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये जो H2O है इधर चला गया, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ये भी कांस्टेंट हो गया हमारा। तब ये किसके इक्वल हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। ये हमारा एसिड था, वीक एसिड। तो वीक के लिए ही हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तब ये जो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O हो गया, इसी को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे, Ka से, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ये Ka का एक्सप्रेशन क्या आ गया, किसी भी एसिड के लिए लिखना है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ha। H प्लस की जगह बहुत जगह H3O प्लस भी रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो ये K हो गया। इसी तरीके से Kb अगर लिखना है बेस के लिए, तो कोई भी एक बेस ले लेते हैं, जैसे MOH ले लेते हैं, कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड है। तो इसका अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाओ H2O लिक्विड के साथ, तो ये क्या देगा बताओ? M प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस, यही मिलेगा ना। तो इसका डायरेक्ट हम Kb का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो Kb का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? MOH। ठीक है, वाटर का कंसंट्रेशन नहीं आएगा इसमें। अब ध्यान देना K और Kb, तो ये K और Kb बता रहा है आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में। तो किसी भी एसिड का K जितना ज्यादा होगा, K का वैल्यू ज्यादा मतलब आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो K अगर ज्यादा होगा तो हम लोग बोल सकते हैं वो मोर एसिडिक है, एसिडिक स्ट्रेंथ उसका बढ़ रहा है। और इसी तरह से Kb अगर ज्यादा होगा तो हम लोग बोल सकते हैं वो सब्सटेंस जो है या वो सॉल्यूशन जो है मोर बेसिक हो जाएगा। चीज समझ आ रहा है ना ये चीज? यस सर। तो ये हो गया K और Kb से रिलेटेड। तो इस चैप्टर में एसिड और बेस के लिए हम लोग यही चीज यूज करने वाले हैं थ्रू आउट द चैप्टर। तो एसिड्स के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट K, बेस के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट Kb आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं एक थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ ये वीक कंपोनेंट के लिए वैलिड है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट है, जनरली स्टेटमेंट ये है, ये स्टेटमेंट क्या दिया था? द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट is directly proportional to the extent of dilution, to the extent of dilution। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है कि the degree of ionization of a weak electrolyte is directly proportional to the extent of dilution। मतलब जितना ज्यादा हम लोग डाइल्यूशन करेंगे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसका अल्फा जो होगा या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। समझ रहे हो? मतलब डाइल्यूशन जितना ज्यादा करोगे, डाइल्यूशन मतलब उसमें हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसका अल्फा ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, डाइल्यूशन करने से। अब इसको प्रूव कैसे करें? तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे मान लो कोई वीक एसिड ही बात कर लेते हैं Ha। तो वीक एसिड इसका अगर हम लोग इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? H प्लस एक्वस और प्लस A माइनस एक्वस, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब इनिशियल इनिशियल कंडीशन पे हम लोग देखते हैं, इनिशियल और एट इक्विलिब्रियम। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर मान लो इसका C ले लिए, ये जो एसिड है इसका कंसेंट्रेशन हमारा C है, और ये दोनों 0 0 है इनिशियली। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है ये हमारा अल्फा है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हम लोग एज्यूम कर लिए यहाँ पे अल्फा है। तो अगर इनिशियली हम लोग C लिए थे तो ये कितना आयोनाइज करेगा बताओ? अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा है तो C में से कितना आयोनाइज कर जाएगा वो इक्विलिब्रियम पे? सी अल्फा। C अल्फा, क्योंकि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा फिक्स कर दिए हैं। अल्फा का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल अगर लेते तो अल्फा डिसोसिएट करता, यहाँ पे C मोल लिए हैं तो C से C अल्फा डिसोसिएट कर जाएगा। तो अगर C अल्फा डिसोसिएट कर गया तो बचेगा कितना? C माइनस C अल्फा, इतना ही बचा हुआ रहेगा ये Ha। और H प्लस कितना फॉर्म करेगा? H प्लस और A माइनस बताओ।
ये दोनों कितना फॉर्म सी करेगा, अल्फा। ये सी अल्फा और ये भी क्या फॉर्म करेगा, सी अल्फा। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखना के का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, के किसके बराबर होता है, के का अगर एक्सप्रेशन लिखे हम लोग यहाँ पे H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ HA, यही होता है। और ये सारे कंसेंट्रेशन हम लोग लेते हैं एट इक्विलिब्रियम वाला कंसेंट्रेशन लेना है यहाँ पे, ठीक है। तब इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन लेना है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, के कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एट इक्विलिब्रियम कितना है, सी अल्फा इनटू ये A माइनस का ये भी सी अल्फा बाय HA का कितना आ गया, C इंटू 1 - अल्फा। तो यहाँ से C और C कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सप्रेशन क्या आ गया देखो, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे वीक के केस में। अप्रोक्सीमेशन ये होता है कि वीक का जो अल्फा होता है ना, वीक के केस में ये जो अल्फा है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वीक में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि पार्शियली आयनाइज होता है। तो पार्शियली आयनाइज होता है तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आइदर वो एसिड है या बेस है, तो उनका अल्फा का वैल्यू जो है 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होगा। मतलब अल्फा जो होता है उसका 10⁻³ -4 इस रेंज में होता है। तो 1 के कंपैरिजन में 1 से अगर 10⁻³ -4 इन सबको कंपेयर करोगे तो 1 के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, काफी छोटा वैल्यू है ना, 10⁻³ या -4 बोलो, या 10⁻² भी है, तो 1 के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, बहुत छोटा वैल्यू होगा या नहीं, बोलो। यस सर। तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन यही चीज यूज किया जाता है कि अल्फा का वैल्यू जो है वो 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है। तो अल्फा अगर 1 के रेस्पेक्ट में छोटा है तो यहाँ पे 1 - अल्फा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नियरली 1 के बराबर बोल सकते हैं, बोलो। क्योंकि अल्फा उसको, अल्फा जो है 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो उसे सब्ट्रैक्ट करोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अप्रोक्सीमेटली वो 1 के बराबर ही रहेगा। तो यही चीज अप्रोक्सीमेशन हम लोग यहाँ यूज करते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे तो ये क्या आ जाएगा देखो, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर हो गया, 1 - अल्फा वो 1 हो गया। तब यहाँ से अल्फा क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू के बाय सी और ये अंडर रूट। अब देखना के क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, वो हमको दिया रहेगा। और सी क्या है यहाँ पे, सी बता सकते हो, सी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, वही है ना। सी जो है ये क्या डिनोट कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ही तो है सी, किसको हम लोग एज्यूम किए थे यहाँ पे, सी देखो वही चीज था ना, इनिशियल कंसंट्रेशन। तब यहां से देखो वो स्टेटमेंट उसका कैसे प्रूव हुआ, अल्फा इज इक्वल टू देखो अंडर रूट के बाय सी, मतलब इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया किसके, अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, 1/√c के आ गया, बोलो। यस सर। तो अगर हम लोग यहाँ पे डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन करने से अगर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन कर देंगे, तो डाइल्यूशन करने से उसका कंसंट्रेशन क्या होगा बताओ, कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा डाइल्यूशन सर। करने से ये कंसंट्रेशन क्या होगा उसका कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पानी ऐड करोगे उस एसिड का कंसंट्रेशन उसमें कम होते जाएगा। तो डाइल्यूशन करने से हमको पता है कंसंट्रेशन सी का वैल्यू कम होगा, और अगर कंसंट्रेशन कम हो रहा है, सी का वैल्यू कम हो रहा है, तो ये अल्फा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज करेगा, बताओ। अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। तो यही चीज वहां पे बोला गया है। स्टेटमेंट क्या है, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात करें, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन। जितना ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे
उतना ही ज्यादा उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा। डाइल्यूशन करते जाएंगे हम लोग, उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज होते जाएगा। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, आइदर वीक एसिड के लिए या वीक बेस के लिए। समझ गए बात? प्रूव हो गया ना ये चीज? इसी को बोलते हैं हम लोग ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो यही लॉ वो बेसिकली दिया था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो सर। हेलो, समझ आया ये चीज सबको? अभिषेक, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। शुभम? यस सर। चलो, तो ये है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन। अब देखना, ये जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए हैं, ये सारा चीज ये मोनोबेसिक एसिड के लिए ही डिराइव कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है? क्योंकि डाइबेसिक एसिड के लिए करोगे तो एक्सप्रेशन चेंज आ जाएगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मोनोबेसिक एसिड के लिए ये डेरिवेशन है हमारा। डाइबेसिक के लिए करेंगे तो वहां पे 2H+ आ जाएगा ना, तो 2H+ आ जाएगा तो यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा ना, H+ का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, फिर वो C अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। तो उस तरीके से वो एक्सप्रेशन में चेंज आ जाएगा। तो ये जितना भी डेरिवेशन अभी हम लोग किए, ये मोनोबेसिक के लिए किए, मोनोबेसिक एसिड के लिए। तो डाइबेसिक के लिए करेंगे तो एक्सप्रेशन उस तरीके से चेंज हो जाएगा वहां पे। तो बोलने का मतलब ये है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो डाइल्यूशन पे डिपेंड करता है। डाइल्यूशन जितना ज्यादा करोगे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उसका उतना ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है? तो ये है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। यहां तक कोई डाउट किसी को? किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो बताओ। इसके क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल किस टाइप का करना है इस पे अगले क्लास में हम लोग पीएच का कैलकुलेशन भी स्टार्ट करेंगे। पीएच कैसे डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद पीएच का कैलकुलेशन कैसे करना है हम लोगों को। मिक्सचर्स के लिए कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कैसे करेंगे, वीक एसिड के लिए कैसे करेंगे, एसिड प्लस बेस अगर होगा तो कैसे करेंगे। तो वो सारा पीएच कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो किसी को कुछ पूछना है तो बताओ आज के क्लास का। पूछना है किसी को? शोएब? नो सर। और किसी को? आयुष पूछना है? नो सर। चलो, नहीं पूछना है तो ठीक है फिर। सर हाँ बोलो। सर जीओसी का एक क्वेश्चन था। क्या है? सर बुकलेट का है क्वेश्चन। बोलो क्या है क्वेश्चन। पूछ लेना, डिस्कशन क्लास में पूछ लेना, ठीक है? ठीक है सर। चलो, तो उसमें सारे कलेक्ट करके रखो, डिस्कशन क्लास में पूछ लेना। बना रहे हो क्वेश्चंस ना बुकलेट से, और यस सर। डीपीपीस जो मिला है उसका भी बनाओ, ठीक है? उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करना। जीओसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसको भी रेफर कर सकते हो तुम लोग बनाने के लिए। ठीक है, चलो, कुछ पूछना है और आज के लेक्चर के बारे में? पूछना है आयुष? नहीं, ठीक है फिर चलो, तो एंड कर रहे हैं आज का, बाकी अगले क्लास में करते हैं।